नमस्कार, मेरा नाम अंकुर यादव है और आप देख रहे हैं पेप्टिक का नया वीडियो पॉडकास्ट। ये हम आज महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ स्मृतियों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं 92 साल की आयु वाले अमरनाथ जी। अमरनाथ जी बनारस से आते हैं और देश के वरिष्ठ गांधीवादी हैं, गांधी विचारक हैं और गांधी के जीवन पर आधारित उनका चिंतन है। इस चर्चा में हम उनके जीवन से भी जुड़ेंगे, उनके जीवन में गांधी से जुड़ने का अवसर कब आया और कैसे वे एक विचार के साथ अपना पूरा जीवन समर्पित कर गए और साथ ही गांधी से जुड़ी कौन सी ऐसी स्मृतियां हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। सर पहले तो आपके जीवन से ही जुड़ी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे गांधी के विचार ने आपके हृदय को छुआ? मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी। बनारस गांव में मेरा जन्म हुआ, वही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। एक मध्यम परिवार में था, पैदा हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई जो है वो गांव में हुई थी। अच्छा। 9वीं 10वीं के लिए बनारस आ गया। फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था और उस समय मेरे जीवन में एक ऐसी घटना आई कि मेरे जीवन को बदल दिया। उससे पहले की कुछ बातें कहना आवश्यक होगी जी। कि मैं 9th क्लास से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव था। बचपन में मुझे अपने गांव में और घर में भी कुछ व्यवहार लोगों के ऐसे होते थे कि बहुत तकलीफ भी होती थी, उसके खिलाफ कुछ बोलने की इच्छा भी होती थी, बोलता भी था। जैसे छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का व्यवहार। हमारे घरों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती, पुरुषों का डोमिनेशन रहता है जो है। तो जात पात, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म भी वहाँ में होते थे, सब लोग साथ रहते थे। लेकिन उस जमाने में परस्पर बहुत व्यवहार भी था। हमें याद है कि छोटी जातियों के लोगों को भी हम चाची काकी कह करके संबोधित करते थे। दुराव नहीं दिखता था, व्यवहार जरूर कड़ा हो जाता था कभी। तो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ देती थी और कभी कभी इस पर अड़ जाता था। घर में भी बाहर भी बहस होने लगती थी। बहरहाल पढ़ाई के दौरान 9th क्लास में मेरा संपर्क कुछ कम्युनिस्ट मित्रों से हुई और 9th से लेकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने तक मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा रहा। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ पार्टी का काम करते रहना, पार्टी ऑफिस में जाते रहना, उनकी मीटिंगों में बैठना, कार्यक्रमों में भाग लेना। उस समय रूस और चीन का बड़ा क्रेज था। लगता था कि सारी दुनिया में रूस और चीन छा जाएगा जी। और दलित शोषित पीड़ित जो है, एक तरह से उनमें एक पुनर्शक्ति जिसे मालूम लग रही थी कम्युनिज्म के कारण। जी हाँ। देश में कांग्रेस का शासन था। बहुत दिन के बाद आज़ाद हुआ था देश। तो देश में भी
बहुत सारी परेशानियों से लोग पीड़ित थे, और इस पीड़ित से और ख़ासकर निचले वर्ग के लोगों को रूस और चीन के रास्ते पर चल करके कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा एक मन में भाव बन था। गया था। एक घटना होती है सन 51 में, और घटना ये है कि गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे एक थे। हम्म, तो विनोबा जी एक ऐसे गांव में गए, हैदराबाद के नज़दीक सर्वोदय सम्मेलन था, गांधी के विचारों को जोड़कर जो सर्वोदय सम्मेलन कहते हैं। हम्म, तो वहाँ से वो पैदल जा रहे थे, उनको नेहरू जी ने बुलाया था पंचवर्षीय योजना के बारे में राय सलाह देने के लिए। तो विनोबा जी ने कहा कि भाई, और ये भी कहा कि हम कहे तो आपके लिए वाहन भेज दें, आज भेज दें नागपुर। उन्होंने कहा मैं तो उस गाँव को देखता हुआ आऊँगा, जिन गाँवों के लिए आपको सलाह देना है वो तो पैदल ही हो सकता है। बिल्कुल। और तेलंगाना में पोचमपल्ली एक गांव है, पहला पड़ाव उनका उस गांव में पड़ा। उस गांव में एक तो बड़े भूमिमान थे या भूमिहीन थे, दोनों के बीच टकराव स्वाभाविक था। कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा काम वहाँ हो रहा था, अच्छा काम माने दलितों को संगठित कर रहे थे। हाँ, इस वर्ग में जो निचला वर्ग है उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो गांधी, ऐसा विनोबा जी को बताया गया था। उन्होंने पूछा सभा में कि भाई ये क्या आवश्यकता है आप लोगों को। तो लोगों ने कहा कि बाबा, एक बुढ़ा खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी, उसने कहा कि बाबा हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के पास मजदूरी वगैरह पर हम लोग अब जीते खाते हैं। यदि कुछ ज़मीन मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। विनोबा जी सोचने लगे कि भाई ये बात तो सरकार ही कर सकती है, ज़मीन और कौन दे सकता है। इस बात में ही एक आदमी रामचंद्र रेड्डी नाम का खड़ा हुआ, और उसने कहा कि मैं अपनी 100 एकड़ ज़मीन दान में देता हूँ। 100 एकड़ ज़मीन दान में देता हूँ, ये कहा, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उन्होंने कहा कि यार लिखाई पढ़ाई कर लीजिए हमारे साथ, जो है मेरे पिताजी की भी इच्छा थी। विनोबा जी को उस दिन रात में बहुत परेशानी हुई कि ये क्या फिनोमेना है, किस तरह से जो है ये इतनी दान में कोई ज़मीन दे। फिर वो बहुत प्रेरित हुए कि ईश्वर प्रेरणा ही ये हो सकती है। आगे बढ़ते गए, गांव में ज़मीन मांगते गए, ज़मीन मिलती गई, वो एक मूवमेंट बन गया, भूदान आंदोलन। जी। इसके बारे में हमारी पत्रिकाएं जो निकलती थी पार्टी की, उसमें पढ़ता था। हमारे पार्टी के लोग उसको बहुत ख़राब मानते थे कि एक बूढ़ा जो है हमारी आज़ादी को, हमारे संघर्ष को रोक रहा है, जो है आज़ादी के संघर्ष। और मेरे मन में लगा कि भाई इसको देखना चाहिए, क्या है ये। मुझे याद आया कि इसी देश में कृष्ण भगवान 5 गांव का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास कि पांडवों को इतना तो दे दो। उसने कहा महाराज, अब तो पांडव 5 गांव मांगने आए हैं, हम तो सुई के अग्रभाग पर इतनी ज़मीन भी नहीं देने वाले। उसी गांव में ज़मीन दी जा रही है दान में, बड़ी बात। ये देखना तो चाहिए इसको। होते होते सोच ही रहा था, दुविधा में पड़ रहा था, पार्टी से थोड़ा लागत जुड़ाव हट रहा था। इसी बीच 54 में शायद विनोबा जी यात्रा करते हुए बनारस आ गए, और बनारस आ गए, वर्षा ऋतु था, वहाँ रुक गए 1 महीने। 1 महीने रुक गए तो शाम को कुछ बोलते थे, उनका छोटा सा प्रवचन होता था, फिर प्रार्थना होती थी।
और काशी में कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ था, काशी स्वच्छता, काशी को उस दिनों जो अश्लील पोस्टर सिनेमा के दिखाए जाते थे, सड़कों पर प्रचार अच्छा। दिए जाते थे, उसके खिलाफ कि जो लोग महिलाएं देखती हैं, पुरुष देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उनके मन पर क्या असर पड़ता होगा। आज तो कुछ नहीं लगता होगा, लेकिन उस ज़माने में वो लगता है कि नहीं, इसको रोकना चाहिए। तो सर्वोदय वाले लोग जो है, जो गांधी के विचार के लोग थे उस है, उन लोगों ने फैसला लिया विनोबा जी के नेतृत्व में कि यहाँ जहाँ पोस्टर दिखे ऐसे उसको पोत दे अलकतरा जो है। तो एक मूवमेंट वो भी चलाया गया, स्वच्छ काशी आंदोलन और अश्लील पोस्टर मिटाओ आंदोलन। तो इससे काशी नगरी में विनोबा जी के रहने का कुछ लाभ मिला और चर्चा भी शुरू हुई जगह जगह। मैं भी आने लगा उनको सुनने के लिए। अच्छा। यूनिवर्सिटी से काशी विद्यापीठ में रुके थे और मैं बनारस यूनिवर्सिटी में था, वहाँ से शाम को आता था, सुनता था उनको। सुनते सुनते जो है थोड़ा दिमाग पर असर होने लगा और आखिरी दिन मैं उनसे कहा कि आप कितना मांगते रहेंगे, एक आदमी के मांगने से कितना मिलेगा, क्या होगा। उन्होंने कहा तुम भी मांग के देखो, लोग मांग रहे हैं, मिल रहा है। और हमारे यहाँ के सर्वोदय विचार के जो अगुआ थे अक्षय कुमार करण, संयोजक भी थे वही इस काम के लिए, उनको उन्होंने पकड़ा दिया कि देखिए लड़का कुछ करना चाहता है। उनके साथ उन्होंने कहा चलिए मेरे संस्था में पहले समझो क्या है ये सब। वहाँ गया तो खादी का सारा विज्ञान क्या है, विनोबा जी, गांधी जी, इनके विचारों का, ये सब 1 साल की मैं ट्रेनिंग लिया वहाँ। उस ट्रेनिंग के बाद जो है उन्होंने मुझे कहा तुम यहाँ देखो, कई मोर्चे होते हैं लड़ाई के, लड़ाई का एक मोर्चा जो है कार्यकर्ता तैयार करना भी होता है, तो अब तुम यहीं रह जाओ। मैंने कहा मैं तो भूदान ग्रामदान के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा तुम जाते रहो, उसमें जो है तुम्हारे लिए छूट रहेगी, जब तुमको लगे जहाँ आंदोलन इस तरह का चल रहा हो वहाँ तुम जाओ। तो मैं जाता भी रहा, वहाँ रहा भी 1 साल, और 1 साल कौन कहे कि 5-6 साल रह गया। फिर सोचा कि अब तो ये ठीक नहीं है, हटना चाहिए यहाँ से। तो मन में विचार आया कि जो कुछ हमने सीखा समझा है अपने गांव में क्यों नहीं प्रयोग करें इसका, जो है अपने गांव में इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। हमारे कुछ शुभेच्छु थे सर्वोदय के बड़े नेता लोग, उनको मालूम हुआ, लोग बुला लिए, क्या कर रहे हो, कब छोड़ दिया सेवापुरी संस्था थी वो, गांधी आश्रम सेवापुरी, जहाँ मैं छोड़ के आया था। तो मैंने कहा कि मेरे मन में अब है कि मैं अपने गांव में ही प्रयोग करूं। अरे अकेले प्रयोग नहीं होता, उन लोगों ने कहा टीम चाहिए उसके लिए, जो है अकेले क्या कर सकोगे, टूट जाओगे जो है अकेले। फिर सर्व सेवा संघ एक बॉडी है जो गांधी जी के संस्थाओं को मिला करके बनी है, और वही गांधी जी के काम को करने के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ, अच्छा, उसका नाम था। तो उसके अध्यक्ष थे उस समय वो। मुझसे उन्होंने कहा कि जहाँ कहो तहाँ किसी संस्था में तुमको भेज दे। मैंने कहा संस्था में जाने का विचार मेरा नहीं है। फिर लोगों ने सलाह दी कि पूछिए आपके साथ रहने को तैयार है। तो बहुत बड़े विचारक थे, और मैं उनको कहता था कि ये मतलब मिस्त्री भी है और शास्त्री भी हैं। गजब के आदमी थे वो। उनका जो बोलना था, जो समझना था, जो उनकी सोच थी वो बहुत अच्छी थी, और गांधी के विचारों को तो आत्मसात किए हुए थे जीवन में। उनके साथ में 2 साल रहा, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष थे और इतने बड़े विचारक थे। उस 2 साल में मेरी, आप कह सकते हैं कि वो वहीं से गांधी विचार ने छुआ। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो है मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। और आपकी इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे 2 संक्षिप्त इसी से जुड़े सवाल हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
आपने कहा कि वामपंथ से भी आपका एक नज़दीकी रिश्ता रहा, कम्युनिज्म से नज़दीकी रिश्ता रहा, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे आप। एक कम्युनिस्ट के तौर पर उस पार्टी में रहते हुए आपने उस विचार में क्या अच्छाइयाँ पाई, और जब उसको छोड़ा तो किन बुराइयों को देखते हुए छोड़ा? अगर मैं कहूँ कि कुछ उस विचार की अच्छाइयाँ बताइए और कुछ बुराइयाँ बताइए तो क्या है? मैंने तो कहा कि उस समय ऐसा लगता था कि जो शोषित पीड़ित हैं उनका देखने वाला जो सर्वहारा है, इसके बाद कुछ नहीं है, उसको उसका मसीहा है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये आपको अच्छी बात लगी। ये आकर्षण लगा जो है। लेकिन दूसरी तरफ ये लगता था कि दूसरे विचारों में भी कुछ दम है, हमको सोचना चाहिए, केवल एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए। जैसे भूदान वाला एंगल जब नया शुरू हुआ तो उसमें हमको लगा कि यदि मांगने से जमीन मिल रही है तो हमको मारने का शौक क्यों लगा हुआ है? क्यों? हाँ, ये प्रश्न मेरे मन में ही पूछा। दिमाग खुला रखना चाहिए, आँख कान जो है। यदि कोई नया विचार आ रहा है तो उसके भी समझना चाहिए, और यदि स्वागत करने लायक होगा तो स्वागत करना चाहिए उसका। जुड़ा विचार की कोई गति रुक जाती है एक जगह, ऐसा नहीं है। विचार तो आगे बढ़ता रहता है जो है। तो उस समय मुझे लगा कोई नई दिशा कोई खुल रही है। और कम्युनिज्म के साथ फिर ये प्रॉब्लम है कि वो दरवाजे बंद करके रखते हैं नए विचार के लिए। जी हाँ, तो ये बात आपको हम खराब बंद करके नहीं रख सकते जो है। बस माओ और मार्क्स और स्टालिन और लेनिन यही लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ भी जो कुछ आगे होने लगा जिस तरह से, वो सब थोड़ा मन भिचकने लायक ही था सारा का सारा जो है। विचार और व्यवहार दोनों में बहुत अंतर था जो है। जी, आज के दौर में आप कम्युनिज्म को थोड़ा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब आज तो मत पूछिए, लगता ही नहीं कि कम्युनिज्म है कहीं कि नहीं। अब है जैसे और दुनिया के देशों के प्रशासन चल रहा है, वैसे ही कम्युनिस्टों के यहाँ भी चल रहा है। अब वहाँ कोई बहुत परिवर्तन है, कोई माओ और स्टालिन है, ऐसा नहीं रह गया जो। हम देखते हैं कि अब आज यदि जो हो रहा है यूक्रेन के साथ, कोई कम्युनिस्ट कैसे कर सकता है जो है? तुम आज इस तरह से बम लगा रहे, मार रहे हो इतने लोगों को, तुम उनको जोड़ कर तुम्हारे साथ से निकल गए, इतना ही ना हुआ। तुम्हारे जो जोड़ था ये से जो बना था, उसमें से वो निकल गए, निकलने दो, स्वतंत्र होने दो। स्वतंत्रता देने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही थी? लेकिन जो आज हो रहा है, रूस जो और चल रहे हैं, रूस बीच में चल रहा है। एक खेमा रूस का है, एक खेमा अमेरिका का है। खेमे बंदी तो हो रही है जगह जगह। रूस चीन का खेमा एक है, इनका खेमा एक है। तो आज ये, और यदि पूंजीवाद को देखा जाए तो आज रसिया भी उसी दिशा में जा रहा है जो है। चीन भी उसी दिशा में। जो संकट मैंने कहा कि जिस तरह से आज ये कर रहे हैं, उसके पहले जो बात अपनी हो रही थी, तो वही तो वो भी कर रहे हैं। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कहाँ गया सोवियत टू द पीपुल, सोवियत टू द पीजेंट, सोवियत टू द वर्कर? कहाँ गया? दूसरा सवाल, फिर आपके जीवन पर आगे बढ़ेंगे। आपने बताया कि 1933 आपका जन्म वर्ष है, जिस वर्ष आप जन्मे, तो लगभग 92 साल के आप होने जा रहे हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 40 या 50 साल या 30 साल की आयु के लोगों को बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, हृदय आघात हो रहे हैं। 92 साल तक आपने खुद को कैसे स्वस्थ रखा? क्या दिनचर्या आपकी रही, क्या जीवन शैली रही, वो भी बताइए थोड़ा। देखिए, एक तो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि जीवन बहुत अच्छे विचारों के साथ और बहुत अच्छे समर्पित देश के लिए ऐसे नेताओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ बीता है। आज आपसे कहें तो एक आदमी 13 साल पैदल इस देश में घूमता रहा, विनोबा। 13 साल पैदल घूमता रहा और 44 लाख एकड़ जमीन मिली, और उसमें से बहुत बटी, कुछ खराब भी नहीं होगी। इतनी जमीन राज्य सरकारों ने नहीं बांट पाई जो है, जितनी जमीन बांटा जो है।
विनोबा जी ने जो विनोबा जी ने। किया। दूसरा कि रूस यानी साम्यवाद और पूंजीवाद, इस दोनों के बीच में गांधीवाद में नहीं कहता, लेकिन गांधी विचार जो है वो ज़्यादा सर्वसमावेशक है और उसमें किसी के लिए ना नहीं है, सुधार है। यदि किसी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको काट दो, मार दो। आज काटने मारने से बात नहीं बन सकती है। और बहुत सारी बातें मुझे दुनिया में जो गांधी ने कही, जैसे देखिए आज की बात मैं कहूँ, एक विज्ञान विनोबा जी ने एक बात कही कि यदि विज्ञान राजनीति के साथ जुड़ेगा तो सर्वनाश होगा, और यदि विज्ञान आध्यात्म के साथ जुड़ेगा तो सर्वोदय होगा। सर्वोदय, सर्व का उदय। हाँ। पूंजीपति भी मुट्ठी भर लोगों के उदय की बात देख रहा है, देख ही रहे हैं आप। साम्यवाद में भी मुट्ठी भर का उदय है, तो सब में तो कुछ बच जाता है, लेकिन सर्व को जोड़े बिना जो है पाठ नहीं चलेगा। ये तो हुई विचार की बात। या मैं विचार से आपका मानसिक स्तर तो अच्छा रहेगा, मैं आपके सेहत के लिए जो व्यवहार और आहार है और जो दिनचर्या है उसको भी समझना चाह रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो अच्छे विचार के साथ जी, जुड़ा, जी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ा, जी, और कुछ जो सोचा उसको जीवन में उतारने की कोशिश किया। जैसे कह सकते हैं कि परिवार को बहुत ध्यान में नहीं रखा। सर्वोदय का काम यदि है, अब मैं उदाहरण आपको दूं, जैसे एक विभाग था सर्व सेवा संघ में, अखिल भारत शांति सेना मंडल। यानी गांधी जी की कल्पना थी कि पुलिस फौज नहीं हो, घरेलू मामलों में, आंतरिक मामलों में देश के अंदर से पुलिस मुक्त हो, शांति सैनिक खड़े हों, अहिंसक ढंग से, प्रेम के ढंग से लोगों को विचार समझा करके, लोगों के बीच में सेवा करके उनको एक अच्छा नागरिक बना सके, जो है ये उनके मन में था। तो शांति सेना मंडल के काम में थे, उसके शिविरों के काम में थे। बहुत लंबा समय हमारा उसी में बीता। बल्कि तो जयप्रकाश जी उसके अध्यक्ष थे। अच्छा। जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे और गांधी जी के पीए थे महादेव भाई देसाई, उनके बेटे नारायण देसाई उसमें मंत्री थे, और हम जैसे 3-4 लोग थे जिनमें प्रशिक्षण का काम था। तो ये सबसे मेरे मन में जुड़ाव और लगाव ज़्यादा हुआ, और मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक है। लगता रहा, उदाहरण दे रहा था आपको कि शिविर चल रहा है, बेटा 300 डिग्री बुखार में पड़ा है, शिविर चलाने जाऊँ कि बेटे को इलाज का सोचूं। ऐसे मौके आए हैं, और ऐसे मौके जब आए तो मैं अपनी श्रीमती जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग आए होंगे, युवक लोग जो है, और तुम नहीं जाओगे शिविर संचालक होके तो लोग कैसे, क्या होगा, जो है तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा बेटे को। और मैं तो जाने ही को सोच रहा था, पत्नी ने इतना सहायता मेरी कर दी, तो मैं चला गया वहाँ। बेटा यहाँ रहा, मोबाइल भी नहीं था उस ज़माने में कि हाल चाल पूछ ले, ये संभव भी नहीं था। तो मुझे समाधान ज़्यादा संतोष इस बात का है कि जो कहता रहा, कोशिश करता रहा कि मेरे जीवन में वो उतरता रहे, जो है मैं वो केवल बोल करके न रह जाऊं, जीवन में यथासंभव जितना हो सके, पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन वो मैं करता रहा कोशिश, जो है। और थोड़ा चूँकि शिविरों में भी उन शिविरार्थियों को आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये पहलू भी थोड़ा मेरे साथ जुड़ा रहा, और बहुत आग्रह पूर्वक जुड़ा रहा, जो है। बाकी सारी ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त रही, जो है। कार्यकर्ता की ज़िंदगी हमेशा अस्त व्यस्त रहती है, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी जितनी
नियमितता में बरत सकता था उतनी करते रहे। बरतने की कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो एक जीवन का एक लंबा समय रहा वो गांधी जी के विचार को समझने और उनको फैलाने के लिए रहा। गांधी जी के जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सबसे आपको आपके दिल को छूती है? जो फिर से कहिए। सबसे बड़ी ऐसी कौन सी घटना गांधी जी के जीवन की आपको लगती है जो आपके हृदय को छूती है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सबसे बड़ी बात मुझे गांधी जी की लगती है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये कहने वाला व्यक्ति कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और मेरे जीवन में जो मैं कहता हूँ वो उतरता रहे मेरे जीवन का, इस तरह का आकर्षण बहुत ज़्यादा मुझे है। आज के दौर में गांधी, आज के दौर में तो मैं कहता हूँ कि गांधी जीवन का प्रतीक है और यह विकास मृत्यु का प्रतीक है। लो गांधी की शरण, बदल डालो मिलकर संसार, नहीं रहो कल की के हाथों कटने को तैयार। तो आज है तो जीवन और मरण आमने सामने है। गांधी को मैं जीवन का प्रतीक मानता हूँ और आज का विकास का जो मॉडल दुनिया जिस तरफ जा रही है उस दिशा में मुझे लगता है कि सिवा सर्वनाश की ओर कुछ दिखता नहीं। तो सर्वनाश और सर्वोदय के बीच का संघर्ष है। गांधी जो है सर्वोदय का प्रतीक है, आज का विकास जो है वो सर्वनाश का प्रतीक है। गांधी पिछले 8-10 वर्षों में इस देश में बहुत एक वर्ग है जो उनकी बहुत आलोचना कर रहा है। उस वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो दिग्भ्रमित है? देखिए, आज थोड़ा स्पष्टता से कहा जाए तो आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने गांधी को सहन कभी नहीं किया और अंततः जो है उन्होंने गांधी को समाप्त ही कर दिया। शरीर को तो समाप्त कर दिया, गांधी के विचारों का क्या करें? तो आज गांधी के विचारों में अपना वो सनातन नहीं है, वो हिंदू है और हिंदू उनके मॉडल का हिंदुइज्म है। साफ साफ बात होनी चाहिए देश में इसकी। वो गांधी को तो मानते ही नहीं, गांधी को तो विवशता है। देश में रहना है तो गांधी का नाम लेना होगा, उसके अलावा चारा नहीं है। लेकिन निश्चित है कि उनके पास एक दर्शन है जो 100 वर्ष हो गया जो है आरएसएस वगैरह को, तो 100 वर्ष के बाद पहली बार मौका आया है। अब धीरे धीरे जो है किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या तक लेकर के अब देखिए कैसी स्थिति बन रही देश की। तो हमें लग रहा है कि गांधी उनके द्वारा तो नहीं खड़ा, उनके द्वारा तो बाधक ही खड़ा होगा, जो बाधक होगा जो है वो तो हमेशा अड़ंगा ही खड़ा करेंगे। वो तो गांधी को समाप्त विचार भी समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग तो बहुत लोग सोचने वाले लोग हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि गांधी को जिस तरह से विकल्प के रूप में आज पेश करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे विनोबा जी ने जब कहा कि यदि सर्वोदय के साथ जुड़ेगा तो यदि गांधी के साथ जुड़ेगा विज्ञान तो सर्वोदय होगा, और यदि राजनेताओं के साथ या राजनीति से जुड़ेगा तो वास्तव में वो विज्ञान आध्यात्म के साथ जुड़ेगा तो सर्वोदय के लिए तो होगा। सर्वोदय होगा, और यदि विज्ञान राजनीति के साथ जुड़ेगा तो सर्वनाश होगा। तो विज्ञान तो राजनीति के साथ जुड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है जो है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि संस्कृति बन रही है, संतोष ही किसी को नहीं हो रहा है।
हमारे यहाँ तो कहा गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समा। उस देश में जो है आज कोई सीमा ही नहीं है किसी की। सरकारें हमारी जो है गरीबी की सीमा कहती हैं, बांधती हैं। हम कहते हैं बाबू अमीरों की सीमा बांधो। अमीरी की सीमा बांधोगे तो गरीबी अपने आप दूर होने में मदद होगी। तो गांधी के बारे में जितनी आलोचनाएं जी हाँ, इस दौर में हो रही हैं, उनमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं जी। जो होती हैं। एक, उनको जो नहीं मानते जो लोग, वो ये कहते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, उनकी फांसी को रुकवाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। इस पर आपका क्या शोध है, क्या चिंतन है आपका? ये बिल्कुल मिथ्या है। ये गांधी ने वायसराय को पत्र लिखा, वायसराय ने कुछ नरमी बताई उस समय उस पत्र के आधार पर, गांधी जी के पत्र के आधार पर। उनको लगा कि गांधी जी ने मिलने की बात भी उनसे तय की कि हम मिलना भी चाहते हैं आपसे इस संदर्भ में। और उससे पहले ही जो तारीख नहीं नियत थी, उससे पहले ही जो है फांसी दे दी गई, की हत्या जो है कर दी गई, फांसी दे दी गई। तो गांधी के साथ तो वायसराय ने इस मामले में एक तरह से धोखा ही दिया जो है। और वायसराय, गांधी जी वायसराय को पत्र लिखा, पत्र लिख के संतोष नहीं, मिलने की बात भी कही उनसे, जो है वो नहीं हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि गांधी ने भगत सिंह के साथ, गांधी सुभाष के साथ, गांधी अम्बेडकर के साथ, ये सब सारा जब से ये नई सरकार आई है भाजपा की, तब से फैलाने की कोशिश की है। एक और आलोचना होती है कि गांधी जी मुस्लिम परस्ती करते थे, हिंदुओं के हक की बात ना करके मुसलमानों के हक की ज़्यादा बात करते थे। जो बहुसंख्यकवादी राजनीति अब इस देश में हावी है, वो अक्सर इस बात को लेकर बहुसंख्यकों को छूने की कोशिश करती है कि वो नवाखली में जब दंगे हो रहे थे और वो वहाँ बैठे थे और पाकिस्तान को पैसा दिए जाने के लिए धरना कर रहे थे। देखिए, पैसा दिए जाने में ऐसा है कि जब हिसाब किताब हुआ दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन के समय, तो उनको 75,000 या कुछ देने का तय था। कुछ दे चुके थे, 50-55,000 देना था जो है। तो गांधी ने कहा कि जब तो वादा कर चुके हो बंटवारे में, तब असत्य कैसे चलाओगे? यदि तुमने तो बंटवारा किया है ना, इतना बाकी है ना उनका, बाकी है तो दो। और इन लोगों ने थ्योरी क्या बनाई कि हम यदि दे देंगे तो इससे तो हथियार खरीदेंगे, हमारे ऊपर लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कुछ भी करें वो, तुमने वादा किया है, इसलिए अपने सत्य का पालन करना चाहिए। तुम अलग से कुछ दे रहे थे ऐसी बात नहीं है, उनका हिस्सा मांग रहे थे, वो अलग से कुछ नहीं मांग रहे थे। उसको देने के लिए कहा कि बेईमानी, साफ साफ बेईमानी कही जाएगी। तो ऐसे बेईमानी गांधी जी कैसे सहन कर सकते? विभाजन में क्या भूमिका पढ़ते हैं आप गांधी के बारे में? क्या भूमिका उनकी रही भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौर में? पाकिस्तान के विभाजन उनके मन में था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान न बने जी। उनके मन में था कि दोनों बनेंगे तो एक पड़ोसी जैसे बनेंगे कि जिनमें, एक तो उन्होंने मानते नहीं थे कि एक हिंदू और मुसलमान सारा अलग अलग कुछ है। वो तो मानते थे कि सब लोग जो है एक है और एक मिलकर रहेंगे आगे भी जो है, तो अच्छा रहेगा, मजबूती इसकी रहेगी इनमें हर तरह से। और मनुष्य में अंतर नहीं करते थे। एक ईश्वर है जो सबको बनाया है, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, ये तो हमने लेबल लगाया है ना। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य बना के भेजा था। मनुष्यता कहाँ आज है? मनुष्यता गायब है। और जो हमने लेबल लगाया, समाज ने लेबल लगाया, ये ब्राह्मण है, ये हरिजन है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सारे लेबल्स का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य मनुष्य बने, वही मुख्य बात है। और सारे धर्मों के प्रवर्तकों ने मनुष्य बनने की बात कही है, हिंदू मुस्लिम बनने की बात नहीं कही है। जिस हिंदू मुस्लिम के बारे में ये कह रहे हैं मैं हिंदू धर्म ले लूँ,
पहले, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ तू भी ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूर्ण का चिंतन हुआ है, खंड का चिंतन ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो जहाँ यह है कि सर्व क्या वहाँ तो सबसे पहले दुनिया एक परिवार बने, इस तरह की कल्पना यहाँ की गई जो है कि सारी दुनिया जो है, सारी पृथ्वी एक परिवार बन गई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दुनिया एक परिवार बने और एक परिवार की तरह सोचे। परिवार बना दी गई। हमने कहा, क्या है वो वाक्य है, फ्रेज है जो है, विश्व परिवार की कल्पना हमने की थी। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया तो है, एक दूसरा बना रहा था जो परिवार वाला कहा है, वो सूत्र मैं भूल रहा हूँ। हाँ, वो वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, पूरी दुनिया वसुदेव का ही परिवार है। जी। तो वसुधैव कुटुंबकम हमने कहा, भारत की धरती पर वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ, लेकिन पश्चिम के विज्ञान ने उसको व्यवहारिक बना दिया। आज दुनिया एक हो गई है। मैं कभी कभी कॉलेज में लड़कों के सामने जब बोलता हूँ तो कहता हूँ, भैया तुम्हारे ज़माने में इस समय हो जाएगा कि तुम सुबह का नाश्ता दिल्ली रोड राम से करके उड़ो, सुबह की चाय जो है वो लंदन में पी लेना, रात का भोजन वाशिंगटन में कर लेना, मॉस्को जाकर सोना ठाठ से जो है दुनिया इतनी छोटी हो गई। तो टाइम एंड स्पेस की दूरी खत्म कर दिया विज्ञान ने, वो दुनिया बना दिया एक परिवार। आज यदि दुनिया एक परिवार नहीं बनेगी और ऐसे ही ये परिवार मान गए हम कि परिवार बन गया, तो परिवार बन गया, पड़ोसी बन गया दुनिया। पड़ोसीपन कैसे आई दुनिया में? और पड़ोसीपन नहीं आएगा तो गजा होगा, इजराइल होगा, यूक्रेन होगा, रूस होगा, और यही नहीं होगा फिर विश्व युद्ध होगा, दुनिया समाप्त होगी। आइंस्टीन ने कह दिया है। तो विनोबा जी ने एक सूत्र दिया, बहुत अच्छा दिया, कि जय हिंद नहीं, जय हिंद ही काफ़ी नहीं है, दुनिया बहुत नज़दीक आ गई है। यदि हम पड़ोसीपन विज्ञान के बस का नहीं है, पड़ोसीपन जो है वो अध्यात्म का बस है। वो हम परिवार बन गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं, तो पड़ोसी नेबरहुड कैसे होगा? नेबर तो बन गए, और नेबरहुड नहीं बने तो बड़ा खतरनाक है नज़दीक आना। मैं मजाक में कहता हूँ भैया, गाल और हाथ दो ही हालत में नज़दीक आता है, या तो प्यार से सहलाए या तो कस के चपत लगाए। तो दुनिया नज़दीक यदि आएगी तो यही इसी में से एक करेगी। तो अब निश्चित है कि उन्होंने कहा जय जगत कहो भाई, जय हिंद काफ़ी नहीं है, जय जगत, जय जगत, दुनिया नज़दीक आ गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है हम आगे भी मिलेंगे और गांधी जी की स्मृतियों पर और चर्चा करेंगे। आप जब तक यहाँ हैं हम चाहेंगे कि आपका लाभ लें। इस चर्चा में इतना ही। मुझे मालूम नहीं कैसा हुआ, नहीं बहुत अच्छा करेंगे, कांटे छाटे जो लगे आपको। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इसलिए मुझे खुशी हो रही है।